हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में अब आपको उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना होगा, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के, ठीक है, उन महत्वपूर्ण 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस बार भी 90% चांस है कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में चैप्टर वाइज टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो में बारी है 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 की जिसका नाम है विलयन। तो इस वीडियो में हम विलयन चैप्टर के 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। देखिए, आप चैप्टर वाइज अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस मार्क लेकर आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, यानी कि अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क का मतलब आप लोग उन टॉपिक्स को ढूंढिए, उन क्वेश्चन को ढूंढिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 टॉपिक होंगे जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इन 5 टॉपिक को पढ़कर जाना है चैप्टर 2 में। उसके बाद जो टॉपिक बचता है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा समझ लीजिए केमिस्ट्री में आपने दूसरे चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हेनरी का नियम। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी को पता है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता ही है। दूसरा देखिए मोलरता, इसको कर दीजिएगा मोलरता। मोलरता देखिए, मोलरता में क्या आता है, या तो मोलरता का डेफिनेशन आ जाएगा या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। और आप सभी को पता है कि जो विलयन चैप्टर है इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हमारे केमिस्ट्री में 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। दूसरा चैप्टर आपका विलयन और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगत की, ठीक है। तो मोलरता को अभी मैं बताऊंगा, इसका फार्मूला भी बताऊंगा कि अगर आपको मोलरता निकालने को आ जाए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा है मोललता। मोललता क्या होता है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है। चौथा देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और 5वां टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो सबसे पहले आप इन 5 टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर में कुछ भी पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 टॉपिक नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। तो चलिए हम एक एक करके एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। आप लोगों को हमारे साथ रहना है, रेगुलर अच्छे से देखना है और आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो कुछ मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी का नियम, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है। हेनरी का नियम क्या होता है आप लोगों को भी पता है। हेनरी ने किसके आधार पर यह नियम दिया। तो देखिए जो हमारा विलयन चैप्टर है, जब भी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि देखिए जो विलयन होता है, चैप्टर का नाम है विलयन, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं विलयन। तो जो हमारा विलयन होता है ये इसके 2 घटक होते हैं, यानी कि ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है विलेय और दूसरा हमारा होता है विलायक, ठीक है, विलायक। अब विलयन है क्या, विलयन हम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो विलयन जो होता है ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने घरेलू में। पहले मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अभी मैं नियम बताऊंगा। देखिए विलेय जो होता है, जैसे मान लीजिए आप विलयन में ले लीजिए शरबत, विलयन में क्या लीजिए, शरबत ले लीजिए। आप लोग बनाते होंगे तो शरबत में क्या क्या पड़ता है, देखिए इसमें चीनी पड़ता है, चीनी
और प्लस पानी, ठीक है, चीनी प्लस पानी, तब तो ये आपका शरबत बनता है। अब बताइए जब आप शरबत बनाते हैं तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहती है, पानी की कि चीनी की? तो देखिए पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगा वो विलायक होगा। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि मेरे समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। चीनी क्या होगा, चीनी आपका विलेय होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, शरबत बनाएंगे, ये हमारा विलयन होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, विलयन होगा। समझ में आया? तो शरबत हमारा इक्वल टू चीनी प्लस पानी। तो देखिए शरबत आपका बना किससे मिलकर, चीनी और पानी से। तो जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको हम विलायक कहेंगे। विलयन में जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो घटक कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। अगर मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, आपने पानी कम लिया, चीनी ज्यादा डाल दिया, तो क्या शरबत बनेगा? नहीं बनेगा, वो लिक्विड नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चीनी पानी ज्यादा डालेंगे, चीनी कम डालेंगे, तभी शरबत बनेगा। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी विलेय होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी आप विलयन चैप्टर पढ़ें तो विलयन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी का नियम है क्या, आप ही लोग बताइए, सभी लोग पढ़े होंगे। देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले ले लीजिए एक चित्र हम ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, हमने एक चित्र ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पानी, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए पानी की कुछ कण हैं, यानी कि ये पानी है, तो अभी तो ये पानी है, ये विलयन नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि हमें क्या कहा गया है, जो हेनरी का नियम है वो किसी गैस की द्रव में विलेयता को बताती है, यानी कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो मान लीजिए ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव है। अब देखिए इसमें मान लीजिए ये ऑक्सीजन के कुछ कण हैं, देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें घुलेंगे, ठीक है, ये घुल रहे हैं मान लीजिए ऑक्सीजन। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, इस पर जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, सॉरी यहां पर आप सही कर दीजिएगा, देखिए जितना ज्यादा हम इस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस इसमें घुलेगा, यानी कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब क्या होता है, गैस का द्रव में घुलना, ठीक है। तो ये कब ज्यादा घुलेगा, जब हम इसके ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, तो ये प्रेशर के समानुपाती होगा, यानी कि जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा ये गैस इस द्रव में घुलेगी। तो नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में विलेय होगी, ठीक है, सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक बर्तन है, इसमें आपका पानी रखा हुआ है, ऊपर से ऑक्सीजन है, तो अगर हम मान लीजिए इस पर जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन जो है इस द्रव में घुलेगा, ये गैस इस द्रव में घुलेगा। तो हेनरी का नियम जो है ये किसी गैस की द्रव की में विलेयता पर आधारित है, यानी कि कोई गैस किसी द्रव में कब घुलती है, कितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब वो घुलेगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे इस गैस पर उतनी ज्यादा ये गैस इस द्रव में विलेय होगी, ठीक है। अब हम चलिए लिखते हैं, यानी कि इसका फार्मूला देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, फार्मूला। तो हम लिखेंगे यदि घुली हुई गैस की मात्रा, यदि, ठीक है, यदि घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है, यानी कि जो घुली हुई गैस की मात्रा है, इस द्रव में जो घुली हुई गैस की मात्रा है, मान लीजिए वो क्या है, मान लीजिए वो स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m है, ठीक है, तथा गैस का दाब P है, ठीक है, क्या है, P है, ठीक है। तो बताइए फार्मूला क्या होगा, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा हेनरी के नियम के अनुसार m समानुपाती P, क्योंकि कहा गया है किसी गैस की स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो मान लीजिए जो इस द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है, ये आपका क्या है, ये द्रव है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये गैस है,
ये क्या है, गैस है। जैसे ऑक्सीजन आप ले लीजिए तो ये गैस है, ठीक है। तो किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि इस गैस की इस द्रव में विलेयता जो होगी वो दाब के समानुपाती होगी। अब मान लीजिए ये घुली हुई गैस की मात्रा जो है, जो इसमें गैस घुली है इस द्रव में, ठीक है, वो मान लीजिए यम है, तथा गैस का जो प्रेशर है, जो इस पर प्रेशर हम लगा रहे हैं, वो मान लीजिए पी है। तो क्या होगा, आपसे बताया गया कि घुली हुई गैस की मात्रा जो होगी वो उसके दाब के समानुपाती होगी, ठीक है। तो यम समानुपाती पी। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो यम इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहां पर के हम ऐड कर देंगे तो के पी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के पी। यही है आपका हेनरी का नियम। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पर के क्या है, तो के भी लिख दीजिए। के है आपका समानुपाती स्थिरांक। क्या है, समानुपाती स्थिरांक। यहां पर मैं लिख देता हूं स्थिरांक, ठीक है। ये आपका के है। तो यहां पर यही है आपका हेनरी का नियम कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो ये देखिए किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, घुली हुई गैस की मात्रा m है, वो उसके दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो m इक्वल टू केपी हो गया, के आपका है समानुपाती स्थिरांक। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी कि हेनरी के नियम की लिमिट्स क्या है, ठीक है, कहां पर ये हेनरी का नियम कब लागू होगा। तो देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखिए ये भी आता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो बताता हूं उसको डीपली बताता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। देखिए क्या है, यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण नियम है परंतु यह केवल तभी लागू होगा जब, देखिए यह कब लागू होगा, जब दाब अधिक ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा दाब नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी का नियम लागू होगा। दूसरा देखिए ताप बहुत कम ना हो, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, यानी कि एक लिमिट में होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, तभी हेनरी का नियम वहां पर लागू होगा। तीसरा देखिए गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी कि जो गैस हमने लिया था, बर्तन में हमने लिया था द्रव, और जो ये गैस मैंने लिया था ये इस विलायक में कम विलेय हो, तभी ये नियम लागू होगा। चौथा सीमा देखिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्था में समान हो, यानी कि गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। तो अगर ये चार कंडीशन अप्लाई होंगी तभी हेनरी का नियम यहां पर लागू होता है, ठीक है। सीमाएं भी समझ गए, अब इसके अनुप्रयोग भी देख लेते हैं क्योंकि अनुप्रयोग भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो बताइए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, यानी कि हेनरी का नियम कहां-कहां हमें देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हेनरी के नियम की कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में, के रुधिर का मतलब क्या होता है, खून, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। यानी कि मान लीजिए हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर कम होगा। देखिए अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर, मान लीजिए बहुत ऊंचाई पर हम जाएं तो ऑक्सीजन का आंशिक वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है इसमें जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम घुलेगा, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन रहता है। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन है वो बहुत कम विलेय होगा, जिससे क्या होगा, एनॉक्सिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में, इनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो एनॉक्सिया रोग हो जाएगा, यानी कि हम बहुत ऊपर गए, हमारा जो प्रेशर है वो कम हो गया। तो जब प्रेशर कम होगा तो गैस की द्रव में विलेयता भी कम होगी, यानी कि हमारा खून जो है एक लिक्विड की तरह है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी विलेयता जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनॉक्सिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये हेनरी का नियम का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो प्रेशर कम होगा तो गैस की द्रव में विलेयता भी कम होगी, यानी कि हमारे खून में ऑक्सीजन की जो विलेयता है वो कम हो जाएगी, जिससे वे कमजोरी महसूस करेंगे एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए कहां है,
शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, अगर आप लोग उसको थोड़ा हिला कर ना अगर उसको खोलेंगे ढक्कन को तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से ऐसे फेना फेंकेगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें CO2 को बहुत उच्च दाब पर बंद किया जाता है। देखिए क्या है, शीतल पेय पदार्थ यानी कि जो ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा घुले, ठीक है। इसके लिए भी हम हेनरी का नियम का उपयोग करते हैं, यानी कि ये भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो समझ में आ गया हेनरी के नियम में पूरी जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए हेनरी का नियम क्या है तो भी बता देंगे, इसकी सीमाएं क्या है फिर भी बता देंगे, ठीक है। इसके अनुप्रयोग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हेनरी का नियम हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इसका नाम है टॉपिक का मोलरता, यानी कि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मोलैरिटी। तो ये होता क्या है, देखिए इसका पहले डेफिनेशन समझिए, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। यानी कि आपसे कहा जाए, डेफिनेशन बहुत सिंपल मैं बताऊं, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर में कितने ज्यादा विलेय उपस्थित है उसी की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला देखिए, विलयन की मोलरता यहां पर ऐसे लिखिएगा, विलयन की मोलरता इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल M से, यानी कि इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है विलयन की मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन किसमें, देखिए लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। ये आपका हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, ये विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होगा। देखिए जो डेफिनेशन में था वही फॉर्मूले में भी है। देखिए विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और अभी मैंने आपको बताया था कि विलेय और विलायक क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में होगा उसको विलेय कहेंगे, जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोग कहेंगे सर विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। देखिए भार बटा अणुभार, लेकिन जिसका आप निकालेंगे, आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार कर देंगे, विलेय का अणुभार। अब ऐसे आप लोग मान लीजिए कि आप विलायक के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो देखिए विलेय के जगह पर आप विलायक कर दीजिए, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या का। तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए कि विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, और विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूं और आगे भी सॉल्व कराऊंगा। तो लगातार आप लोग बने रहिए, क्योंकि अब की बार आपको तैयारी अच्छे से करनी है और 90% प्लस मार्क लेकर आना है, ठीक है। मैं तो आपका सहयोग करूंगा, हेल्प करूंगा, बस आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मोलरता भी हो गया, इतना समझ लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको पहले।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मोललता। अब ये भी लगभग उसी तरह है, देखिए कुछ खास इसमें भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए मोललता क्या होता है, उसी तरह है, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, ठीक है, उसको हम मोलैरिटी कहते थे, इसको मोलैलिटी कहेंगे। देखिए ये क्या होता है, लगभग उसी तरह डेफिनेशन है। देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, मोलरता में क्या था, मोलरता में हमारा था कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और मोललता में क्या है, विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर विलायक का है, विलायक का भार, वहां पर क्या था, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोललता यानी कि विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, मोललता इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू, देखिए ऊपर तो वही रहेगा विलेय के मोलों की संख्या, मैं दूसरे पेन से यूज करता हूं इसको, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान, देखिए वहां पर था विलयन का आयतन लीटर में, यहां पर होगा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। देखिए मैंने किलोग्राम में लिखा है, अगर आप लोग मान लीजिए नीचे लिखते हैं ग्राम में तो ऊपर आप 1000 से गुणा कर दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर आप विलायक का भार ग्राम में ले लेते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर आप लोग कहेंगे सर विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, तो वही होगा जो अभी हमने पहले देखा, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, सेम प्रोसेस वही आपको यहां पर भी कर देना है, बस यहां पर डिफरेंस क्या है, वहां पर विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या थी, यहां पर विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोल अंश या मोल प्रभाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, तो नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल प्रभाज, या इसी को बोलते हैं अणु भिन्नांक, या इसी को बोलते हैं मोल अंश, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है बताइए। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मैंने आपको बताया विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। देखिए मोल प्रभाज जब हम निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज अलग निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज अलग निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होगा, पहले डेफिनेशन समझिए। देखिए एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हमारे विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो अगर मान लीजिए आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान जो विलयन में कुल घटक हैं, विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या, बस मोल प्रभाज निकल गया। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अब विलयन में 2 घटक होते हैं, मैंने बताया था विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको किसी एक घटक का निकालना है, जैसे कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। अब मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, चलिए देखते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिएगा ऐसे, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। अब इसको मोल प्रभाज को हम लिखते हैं x से। ठीक है, तो मान लीजिए जो विलयन है हमारा, मान लीजिए विलयन a प्लस बी है। ठीक है, विलयन क्या होगा, a प्लस बी हो गया। तो क्या होगा विलयन, यहां पर देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, देखिए अब विलेय का मोल प्रभाज, मान लीजिए ये विलेय है, क्योंकि विलयन जो है 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय को मान लेते हैं हम a और विलायक को मान लेते हैं b।
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज को हम डिनोट करते हैं x से, ठीक है। तो ये हो जाएगा XA, ठीक है। मैंने A इसलिए माना है क्योंकि अभी हम विलेय का निकाल ले, अभी हमें विलायक का निकालना होगा तो उसको XB मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया A प्लस B वाला सेक्शन। तो ये आपका हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ऐसे लिख दीजिए विलेय के, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, विलेय के मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान कर देंगे यहां पर ऐसे। अब देखिए क्या कहा गया, देखिए किसी घटक का अगर आपको मोल प्रभार निकालना तो उस घटक के मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। अब देखिए नीचे जब हम लिखेंगे तो यहां पर दोनों लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में कुल मोलों की संख्या हम नीचे लिख देंगे, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। नहीं दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभार निकालना है, ठीक है, तो हमें ऊपर विलेय के मोलों की संख्या लिखनी है और नीचे भी लिखना है, यानी कि ऊपर तो हमें उसका लिखना है जिसका हमें निकालना है और नीचे हमें दोनों का लिख देना है, यानी कि विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या, यही हो जाएगा मोल प्रभाज। तो किसी भी घटक का जब आप मोल प्रभार निकालेंगे, मान लीजिए यहां पर आपने निकाला विलेय का मोल प्रभाज, तो हमें विलेय ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, ठीक है। यानी कि पहले हम विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे, नीचे जो आपका विलयन दोनों से मिलकर बना हुआ तो दोनों के मोलों की संख्या नीचे लिख देंगे। अब मान लीजिए यहां पर एक और कंडीशन मान लीजिए कि ये आपका XA है ही, ठीक है, XA से इसको डिनोट करते हैं, इसको मोलों की संख्या मान लीजिए N। अब देखिए विलेय है तो विलेय के लिए मैंने A का यूज किया है तो Na हो जाएगा, ठीक है, अपान Na नीचे हो जाएगा और प्लस देखिए विलायक है, विलायक को हम मान लिया B, तो ये हो जाएगा NB, ठीक है। ऐसे हमने फॉर्मूला मान लिया क्योंकि अभी हमें एक चीज और प्रूफ करना है, ठीक है, कि किसी विलयन में उपस्थित जो घटक होते हैं उनके जो मोल प्रभाज का योग होता है वो 1 के बराबर होता है, वो अभी हम प्रूफ करेंगे। तो ये विलेय के मोलों की संख्या मैंने निकालना आपको बता दिया, विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, विलेय का मोल प्रभार निकालना है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही चलिए हम विलायक का मोल प्रभार निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं पूरे को। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो देखिए विलायक के मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट करेंगे, XB से, XB, ठीक है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, हमें विलायक का निकालना है तो ऊपर भी हमें विलायक लिखना होगा, नीचे भी। तो यहां पर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, अपान कर देंगे यहां पर और विलेय प्लस विलायक दोनों को नीचे कर देंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और प्लस कर देंगे, देखिए यहां पर विलायक भी रहेगा, विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका हमें निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना, ये याद रखिएगा, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो हमें मान लीजिए विलायक का मोल प्रभार निकालना है तो हम विलायक को ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखेंगे, यानी कि जिसका मोल प्रभाज हमें निकालना है उसको ऊपर जरूर लिखेंगे और नीचे हम दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए मैंने बताया आपको ये XB है, XB, ठीक है, तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए विलायक के मोलों की संख्या को हम लिखेंगे NB से, अपान नीचे देखिए विलेय के मोलों की संख्या हम लिखेंगे Na प्लस विलायक के मोलों की संख्या NV, तो इसको भी हमने, इसका भी फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है, इसका भी हो गया। अब देखिए अगर हम मान लीजिए कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को ऐड करें, यानी कि XA और XB जो हमने निकाला उसको दोनों को हम ऐड करें तो हमारा 1 के बराबर आएगा, ठीक है, यानी कि उसका जो योग आएगा वो 1 के बराबर आएगा, दैट्स अ रूल। तो चलिए उसको ऐड करके देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जो फॉर्मूला मैंने बताया है। अब देखिए यहां से हम दोनों को ऐड करते हैं, XA प्लस XB, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, तो हमारा आ जाएगा, देखिए हमारा विलेय का मोल प्रभाज था Na अपान Na प्लस NB
Na+NB, और जो विलायक का मोल प्रभाज था वो भी सेम ही आया था, NB यहां पर था, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए NB/Na+NB, ठीक है, ये हमारा आया था। यानी कि जो हमारा विलेय का मोल प्रभाज था वो Na/Na+NB था, जो विलायक का मोल प्रभाज था वो NB/Na+NB था। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा Na+NB, क्योंकि देखिए हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। नीचे भी हमारा हो जाएगा Na+NB, दोनों को कट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो यहां पर जो हमारा आएगा XA+XV, यानी कि जो हमारा विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का, साइड में मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं XA+XV =1, ठीक है, =1, और यही हमारा मोल प्रभाज आ जाएगा। यानी कि जब किसी विलयन के जो अवयवी घटक होते हैं, चाहे वो विलेय हो विलायक हो, ठीक है, इन दोनों के जो मोल प्रभाज का योग होता है वो 1 के बराबर होता है, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप चाहें तो यहाँ पर XA =1 - XB भी लिख सकते हैं, या XB =1 - XA भी लिख सकते हैं, दैट्स अ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज आपको किसी का भी निकालना, जैसे विलेय का निकालना है तो आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह विलेय लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको विलायक का निकालना है तो ऊपर एंड नीचे दोनों जगह आपको उसको भी लिखना होगा, दैट्स अ रूल, ठीक है। और जब दोनों के मोल प्रभाज को हम ऐड करेंगे दैट्स =1, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोल प्रभाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, मोल प्रभाज को नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, राउल्ट का नियम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, राउल्ट का नियम। देखिए हमारे सेकंड चैप्टर में 2 नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरीज लॉ, एंड सेकंड वन इज राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट्स लॉ, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये हमारे डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। जैसे मैंने बताया राउल्ट का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम के अनुप्रयोग बताए, तो ये सब हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो देखिए इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि किसी निश्चित ताप पर, कोई एक निश्चित ताप है, विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयवी घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उस घटक के मोल भिन्न यानी कि मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है घटक का वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, दैट्स अ सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर चलिए लिखते हैं। देखिए मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक आपका विलायक है, ये क्या है, विलायक है, ठीक है, मतलब ये एक बर्तन है। अब यहां पर भी ये दूसरा विलायक है। देखिए इसमें कुछ है, ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए द्रव है, क्या है, द्रव है, ठीक है, इसमें भी द्रव है, लिक्विड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वाष्प है, बहुत सारे वाष्प, यानी कि इसमें कण होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो इसका जो वाष्प दाब होगा, यहां से इसको हम बंद कर देंगे तो इसमें जो वाष्प होगा वो इस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, वाष्प दाब, और ये भी है। अब मान लीजिए ये जो आपका द्रव है इसमें बहुत सारे कण है, ठीक है। अब देखिए ये आपका द्रव A है और ये आपका द्रव B है, ठीक है। एक को मान लेते हैं हम लिक्विड 1, एक को मान लेते हैं लिक्विड 2, ठीक है, द्रव A एंड द्रव B। अब देखिए इसका जो वाष्प दाब होगा इसको हम मान लेते हैं P0A। देखिए ये शुद्ध द्रव है, ठीक है, अभी ये A और B अलग अलग है, यानी कि ये शुद्ध द्रव है। तो द्रव A का जो वाष्प दाब होगा उसको मान लेते हैं P0A, ठीक है, और द्रव B है इसको मान लेते हैं P0B, इसको मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब इन दोनों को मैंने मिक्स किया स्थिर ताप पर, तो देखिए ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, यानी कि दोनों एक ही बर्तन में आ गए, एक ही पात्र में ये दोनों आ गए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जो इसमें ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये इसमें दोनों आपके आ गए हैं, द्रव A भी है, देखिए इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए द्रव A भी है और द्रव B भी है, यानी कि A प्लस B, ठीक है। तो अभी देखिए शुद्ध द्रव था, A अलग था B अलग था, तो A का वाष्प दाब था P0A, B का था P0B, ठीक है। अब दोनों को मैंने मिक्स किया तो मान लीजिए द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, द्रव A का आंशिक वाष्प दाब हो गया PA, इसको मान लेते हैं हम
PA द्रव A का, ठीक है, और द्रव B का हो गया वाष्प दाब एंड द्रव B का जो हो गया वो हो गया PB। तो यहां पर कहा क्या गया है, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, यानी कि जो इसमें अवयवी घटक हैं इनका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उनके अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी कि जो द्रव A है इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा ये इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, द्रव B है इसका वाष्प दाब जो होगा ये इसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ठीक है। तो चलिए वही अब हम लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक चित्र था समझाने के लिए, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, के नियम से, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से क्या बताया गया है, देखिए जो द्रव का आंशिक वाष्प दाब है PA, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, उसके मोल भिन्न के, यानी कि उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इसको XA मान लेते हैं, तो PA = XA हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको अनुकमानुपाती XA, यानी कि जो इसका आंशिक वाष्प दाब है ये इसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो A का मतलब क्या है, जैसे ये पहले का है, पहले का वाष्प दाब है तो ये पहले के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, ठीक है। तो PA = हमारा हो जाएगा, जब अनुकमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर जुड़ेगा P0A, ठीक है, इंटू XA, ये आपका आ गया, ठीक है। अब P0 ये क्या है, ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, तो जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो P0A हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको हम अंदर कर देते हैं ब्रैकेट में। ऐसे देखिए हमारा दूसरा क्या था, विलायक था, ठीक है। विलायक के लिए हमने क्या यूज किया था, PB, तो दूसरे का जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो वही सेम यहां पर भी हो जाएगा, PB = हमारा हो जाएगा P0B, ठीक है, इंटू XV, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो इसका वाष्प दाब होगा वो उस अवयवी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो द्रव A है तो अपने वो मोल भिन्न के समानुपाती होगा, द्रव B जो है वो XB के समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। अब इनका हम कुल वाष्प दाब अगर निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल वाष्प दाब, मान लीजिए यदि कुल वाष्प दाब PS हो, मान लीजिए जो पूरा वाष्प दाब है वो PS हो, तो PS = क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा PA + PB, ठीक है। दोनों को यहीं पर ऐड कर देंगे तो PA + PB, ठीक है। ये कुल वाष्प दाब हमारा इससे निकल आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये की वैल्यू रख देते हैं तो PS = हमारा हो जाएगा, PA की वैल्यू कितनी है, देखिए वहां पर P0A इंटू XA प्लस आपका हो जाएगा P0V इंटू XV, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, बस यही हमारा हो जाएगा कुल वाष्प दाब, ठीक है। कुल वाष्प दाब का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा यही हो जाएगा। तो इस नियम से हमें ये पता चलता है, सिर्फ इतना समझना है आपको कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही आपका राउल्ट का नियम है, ठीक है। तो दो द्रव थे, द्रव A एंड द्रव B। तो द्रव A का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है, द्रव B का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है। दोनों को मैंने जोड़ दिया, पूरा अगर वाष्प दाब निकालें तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक थे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला था राउल्ट्स लॉ, उसके बाद में मोल प्रभाज, मोलरता एंड हेनरीज लॉ, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इसकी सीमाएं और इसका नियम, ठीक है। तो ये थे आपके 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो चैप्टर 2 से ये 5 टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं है, ये आपके न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए बहुत ही की पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।